Everyone, this is Advocate Twinkle Jha and I welcome you all to my channel Judiciary Plus. Today we are going to discuss Article 14 which says about right to equality. तो इक्वलिटी से हम क्या समझते हैं? इक्वलिटी मतलब होती है समानता. हम सब समान हैं लॉ के सामने. We are equal before the law. So before starting today's session, let us just take a quick review of what we are going to discuss in today's session. So right to equality, we are going to discuss these concepts in today's session. So the first part is introduction part. What is the introduction of right to equality? Then we are going to discuss Article 14, concept of Article 14. Then Article 14 is divided into two parts. That the first one is concept of equality before law and concept of equal protection of law. हम दोनों ही कॉन्सेप्ट को डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं. देन एक्सेप्शन क्या है इस रूल का, कौन कौन लोग हैं जो इस रूल के अंदर कवर्ड नहीं होते हैं. देन डॉक्ट्रिन ऑफ रीजनेबल क्लासिफिकेशन हमें क्या कहता है. फिर हम आएंगे टेस्ट ऑफ रीजनेबल क्लासिफिकेशन की, कौन वो दो टेस्ट हैं इसके अंदर. देन द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन क्या है. फिर हम आएंगे न्यू कंसेप्ट जो कि लास्ट टॉपिक है हमारे इस क्लास का, न्यू कंसेप्ट ऑफ इक्वलिटी, जिसमें एक रेलिवेंट केस लॉ है ईपी रोयप्पा का, और भी काफ़ी रेलिवेंट केस लॉ हैं जो कि हम कॉन्सेप्ट के साथ साथ ही डिस्कस करने वाले हैं. सो आई थिंक ये सेशन काफ़ी अच्छा होने वाला है. सो लेट अस जस्ट स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम. सो नाउ कमिंग टू द इंट्रोडक्शन पार्ट, व्हाट इज आर्टिकल 14. ठीक है, आर्टिकल 14 क्या है? राइट टू इक्वलिटी के बारे में हमें बताता है कि हम सब इक्वल हैं लॉ के सामने, हम सब समान हैं. नॉट इवन ओनली सिटीज़न बट ऑल्सो नॉन सिटीज़न. इंडिया के सिर्फ सिटीज़न ही नहीं बल्कि जो नॉन सिटीज़न है ना, उनको भी इक्वल प्रोटेक्शन दिया है हमारे लॉ ने. उनको भी, वो भी इक्वल है. जितने भी ह्यूमन बींग हैं वो सारे इक्वल हैं लॉ के सामने, चाहे वो सिटीज़न है या नॉन सिटीज़न है. तो एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ से निकल के आया है कि आर्टिकल 14 जो है वो हमारे सिटीज़न पे भी एप्लीकेबल है, नॉन सिटीज़न पे भी एप्लीकेबल है. देन द सेकेंड पॉइंट इज़ आर्टिकल 14 जो है वो जनरल प्रिंसिपल है इक्वालिटी से रिलेटेड. एक जनरल प्रिंसिपल जो है वो लेट डाउन किया गया है आर्टिकल 14 के अंदर. देन आर्टिकल 15, 16, 17 एंड 18 ये जो है वो स्पेसिफिक नेचर के प्रिंसिपल हैं जो आर्टिकल 14 से ही रिलेटेड है. बट वो जैसे आर्टिकल 14 हमारा जनरल प्रिंसिपल है, ये स्पेसिफिक प्रिंसिपल है. ये स्पेसिफिक चीज़ों के बारे में, स्पेसिफिक लोगों को प्रोटेक्शन देते हैं. सारे आर्टिकल्स हम डिस्कस करेंगे, तो सारी चीज़ें हम डिटेल में डिस्कस करेंगे. नाउ कमिंग टू द सेकेंड पार्ट, व्हाट इज़ राइट टू इक्वलिटी. ठीक है, राइट टू इक्वलिटी क्या है? आर्टिकल 14 में हमें दिया गया है राइट टू इक्वलिटी, जो कि डेफिनेशन दिया है कॉन्स्टिट्यूशन में. हम एक बार पढ़ लेते हैं उसे, कि स्टेट शैल नॉट डिनाई टू एनी पर्सन इक्वलिटी बिफोर लॉ और द इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया. मतलब ये जो डेफिनेशन हमें आर्टिकल 14 के अंदर दी गई है वो दो भागों में बटी हुई है. सबसे पहला कि इक्वलिटी बिफोर लॉ, देन द सेकेंड वन इज इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया. ठीक है, अब ये जो कॉन्सेप्ट है इक्वलिटी बिफोर लॉ, वो हम उसका ओरिजिन है इंग्लिश कॉन्स्टिट्यूशन इसका ओरिजिन है. देन द सेकेंड पार्ट इज इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, इसका ओरिजिन कहाँ है? अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन इसका ओरिजिन है. तो हमने जो फर्स्ट पार्ट है वो ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है एंड द सेकेंड वन हमने अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से बोरो किया है. अब हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि ये दोनों कॉन्सेप्ट जो हमने पढ़े, इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, ये क्या है एग्जैक्टली. ठीक है, तो फर्स्टली इक्वलिटी बिफोर लॉ जो कि हमने ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है, उसका मतलब क्या है? इट मीन्स दैट नो मैन इज अबव लॉ, एवरी पर्सन वॉट एवर बी हिज और हर स्टेटस और रैंक इक्वल इन द आई ऑफ लॉ. मतलब जितने भी लोग हैं वो जो है वो लॉ के
अंडर है, वो कोई भी इंसान जो है लॉ के ऊपर नहीं है। ऐसा नहीं है कि हमारा रैंक बहुत ऊपर चला गया, हम आईएएस बन गए या हम जज बन गए तो हम लॉ से ऊपर हो गए, नहीं। किसी भी स्थिति में हम जो हैं वो लॉ के अंडर ही रहेंगे, चाहे हमारा रैंक कुछ भी हो, चाहे हमारा स्टेटस सोसाइटी में कुछ भी हो, हम फिर भी लॉ के अंडर ही रहेंगे। ये इक्वलिटी बिफोर लॉ का कॉन्सेप्ट हमें बताता है। नाउ द सेकेंड कॉन्सेप्ट इज इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, जो हमें क्या बताता है, ये हमें ये बताता है कि इट मीन्स दैट लाइक शुड बी ट्रीटेड अलाइक, द स्टेट कैन नॉट ट्रीट अनइक्वल पीपल एज इक्वल। ठीक है, मतलब इसमें क्या बता रहा है हमें कि हम एक जैसे लोगों को ही एक जैसा ट्रीटमेंट दे सकते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई बहुत ही रिच पर्सन है और कोई एक बेगर है, हम दोनों को इक्वल ट्रीटमेंट दे रहे हैं। अगर हम वैसे कंडीशन में इक्वल ट्रीटमेंट देंगे तो वो खुद ही डिस्क्रिमिनेशन होगा। वो दोनों पर्सन जब इक्वल हैं ही नहीं इन द स्टेटस में, उन दोनों की ज़रूरतें, उन लोगों जो भी चीज़ें हैं, उन दोनों की कुछ भी समानता नहीं है उन दोनों में, तो हम उन दोनों को सेम ट्रीट कैसे कर सकते हैं? तो इस कंडीशन में हम उसको सेम ट्रीट नहीं करेंगे, हम वैसे लोगों को सेम ट्रीट करेंगे जो एक जैसे हैं। जैसे कि स्टूडेंट है, आप जुडिशियल एस्पिरेंट हैं, आपका फ्रेंड वो भी जुडिशियल एस्पिरेंट है, हम आप दोनों को इक्वल ट्रीटमेंट दे सकते हैं क्योंकि आप दोनों के जो हैं आपके सर्कमस्टांसेस सेम हैं, आप लाइक नेचर के हैं, इसलिए आपको इक्वल ट्रीटमेंट मिलेगा। समझ में आया? जैसे कि मैंने एक एग्जांपल डाला है कि एप्पल एंड ऑरेंज आर नॉट द सेम, तो एप्पल और ऑरेंज जो है वो सेम नहीं है, तो हम उनको सेम ट्रीट कैसे कर सकते हैं? Thus, it give freedom to mandate the state to make special provision for disadvantaged section of the society. So, इसके अंदर से ही हमें पावर मिलती है कि जो डिसएडवांटेज सेक्शन है सोसाइटी का, उसको हम स्पेशल ट्रीटमेंट दे सके, जो कि हमने आर्टिकल 15, 16 में दे रखा है, 17, 18। तो उसमें जो हमने स्पेशल ट्रीटमेंट दिया है वो हम इसके थ्रू ही डिराइव करते हैं पावर। जैसे कि हमने 15 क्लॉज 3 में वुमेन और चिल्ड्रन को स्पेशल पावर दे रखा है, तो वो इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ जो है उसके अंदर ही दिया है हमने। तो चलिए आगे बढ़ने से पहले हम कुछ केस लॉज डिस्कस कर लेते हैं जो रेलिवेंट है इसके इंट्रोडक्टरी पार्ट से। तो द फर्स्ट केस इज इंदिरा नेहरू गांधी वर्सेस राजनारायण। ओके, सो इन दिस केस सुप्रीम कोर्ट ने डिक्लेयर कर दिया आर्टिकल 14 रूल ऑफ लॉ जो भी एम्बॉडीड है आर्टिकल 14 में, उसको बेसिक स्ट्रक्चर इन्होंने हेल्प कर दिया कि भाई अब जो आर्टिकल 14 में है वो बेसिक स्ट्रक्चर है कॉन्स्टिट्यूशन का, और इसलिए हम इसको डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते हैं इवन बाय अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ऐसा नहीं है कि हम कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर दिए अंडर आर्टिकल 368 और हमने इसके बेसिक स्ट्रक्चर को ही हटा दिया, दैट इज आर्टिकल 14। सो आर्टिकल 14 को इन्होंने और भी सॉलिडिफाई कर दिया इसके थ्रू कि उसको बेसिक स्ट्रक्चर बना दिया। नेहरू गांधी वर्सेस राजनारायण AIR ऑफ 1575। तो ये केस वेरी इंपॉर्टेंट है इस टॉपिक से रिलेटेड, ठीक है। देन द सेकेंड केस इज आशुतोष गुप्ता वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान AIR 2002। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा बोला कि देयर इज अ क्लोज नेक्सस बिटवीन इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड रूल ऑफ लॉ। तो इक्वलिटी बिफोर लॉ जो है कॉन्सेप्ट और रूल ऑफ लॉ है, इन दोनों के बीच क्लोज नेक्सस है। ऐसा नहीं है कि ये दूसरा ही कंसेप्ट है और दूसरा ही कंसेप्ट है, दोनों में क्लोज नेक्सस होना ज़रूरी है। डॉक्ट्रिन ऑफ इक्वलिटी बिफोर लॉ जो है वो एक नेसेसरी कोरोलरी है ऑफ रूल ऑफ लॉ, जो कि क्या करता है, परवेट्स द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो इस केस में ये बोल रहा है कि वो क्लोज नेक्सस होना बहुत ही ज़रूरी है इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड रूल ऑफ लॉ के बीच। नाउ देन वन मोर केस लॉ विच इज़ रेलिवेंट टू दिस इज स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल वर्सेस अनवर अली सरकार AIR 1952। इस केस में क्या हुआ था, इस केस में कोर्ट ने ये बोला कि कंसेप्ट जो है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ वो क्या है, कोरोलरी है इक्वलिटी बिफोर लॉ, जो हमने प्रीवियस केस लॉ में देखा। और इसमें एडिशनल ये बोल रहा है कि इट इज़ डिफ़िकल्ट टू इमेजिन अ सिचुएशन in which the violation of equality protection of law will not be the violation of equal protection of law।
ठीक है। इसमें ये एडिशनल बात ये बोल रहा है कि ये ऐसा सिचुएशन इमेजिन करना ही इम्पॉसिबल है जहाँ की इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ के कंसेप्ट का वायलेशन हो रहा है और इक्वलिटी बिफोर लॉ का वायलेशन नहीं हो रहा। अगर एक का हो रहा है तो दूसरे का भी वायलेशन होना ही होना है। इस केस में ये बोला गया बोथ द एक्सप्रेशन मीन्स वन और द सेम थिंग और डेट इज इक्वल जस्टिस। दोनों कंसेप्ट क्या है, एक ही चीज़ है और जिसका बेसिक मतलब क्या है, इक्वल जस्टिस प्रोवाइड करना। Now, coming again to the bifurcation of equality before law and equal protection of law. Equality before law is a negative concept. ठीक है, ये एक नेगेटिव कंसेप्ट है जो कि इंश्योर क्या करता है कि देयर शुड बी नो स्पेशल प्रिविलेज इन फेवर ऑफ एनीवन, दैट ऑल आर इक्वल सब्जेक्ट टू ऑर्डिनरी लॉ ऑफ लैंड। मतलब ऑर्डिनरी लॉ ऑफ लैंड के अंडर सारे पर्सन इक्वल हैं, चाहे वो किसी भी सर्कमस्टांसेस के अंदर हो। किसी को स्पेशल प्रिविलेज देने से मना कर दिया है इसके अंदर, इसीलिए ये नेगेटिव कंसेप्ट माना जाता है। ठीक है। ऑन द अदर हैंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ को हम पॉजिटिव मानते हैं। ये एक पॉजिटिव कंसेप्ट है। क्यों? क्योंकि ऑल पर्सन हैव राइट टू इक्वल ट्रीटमेंट इन सिमिलर सर्कमस्टांसेस ओनली। इसमें क्या बोल रहा है, इक्वल ट्रीटमेंट तो हम करेंगे बट ओनली अंडर सिमिलर सर्कमस्टांसेस। अगर उनके सर्कमस्टांसेस डिफर कर रहे हैं तो हम इक्वल ट्रीटमेंट नहीं देंगे। और इसमें ये बोल रहा है कि कोई भी डिस्क्रिमिनेशन हम नहीं करेंगे। नो डिस्क्रिमिनेशन शुड बी मेड बिटवीन वन पर्सन एंड अनदर पर्सन अंडर सेम सिचुएशन, अंडर सेम सर्कमस्टांसेस। अगर कोई भी दो पर्सन सेम सर्कमस्टांसेस के अंदर है उसमें हम डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते हैं। अगर उसमें हमने डिस्क्रिमिनेशन कर दिया तो इट इज़ अ वायलेशन ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। इसलिए हम इसको एक पॉजिटिव कंसेप्ट के तौर पे देखते हैं। ठीक है। नाउ कमिंग टू द फिफ्थ पॉइंट ऑफ दिस टॉपिक इज द एक्सेप्शन टू द रूल। एक्सेप्शन क्या है इस रूल का? फर्स्ट एक्सेप्शन इज प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, गवर्नर ऑफ स्टेट एंड ऑल्सो द राज प्रमुख अंडर आर्टिकल 361। ठीक है। आर्टिकल 361 में हमें एक्सेप्शन बता रहा है कि हम इन लोगों में डिस्क्रिमिनेट कर सकते हैं। आर्टिकल 361 हमें क्या बोल रहा है कि द प्रेसिडेंट और द गवर्नर और राज प्रमुख ऑफ ए स्टेट शेल नॉट बी आंसरेबल टू एनी कोर्ट फॉर द एक्सरसाइज एंड परफॉर्मेंस ऑफ द पावर एंड ड्यूटीज ऑफ हिज ऑफिस और एनी एक्ट डन और पर्पटिंग टू बी डन बाय हिम इन द एक्सरसाइज एंड परफॉर्मेंस ऑफ दोज पावर एंड ड्यूटीज़। मतलब क्या बोल रहा है? ये बोल रहा है कि ये जो लोग हैं, प्रेसिडेंट हो गए, गवर्नर हो गए, राज प्रमुख हो गए, ये आंसरेबल नहीं है किसी भी कोर्ट में। किसी भी कोर्ट में उनसे क्वेश्चन नहीं पूछा जा सकता है कि अगर उन्होंने कोई भी पावर एक्सरसाइज किया, कोई भी ड्यूटी एक्सरसाइज की, अगर अपने ऑफिस के अंदर उन्होंने ये सारे पावर और राइट्स और ड्यूटीज़ जो भी हैं इनके पास उन्होंने एक्सरसाइज की है, तो इस पे बाद में जाके क्वेश्चन नहीं उठ सकता कि आपने कैसे कर दिया, ये तो रीजनेबल नहीं था। कोई क्वेश्चन नहीं उठ सकता है इसके बेसिस पे। इनको पूरी प्रिविलेज दे रखी है हमने कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 361 ने। देन द सेकेंड एक्सेप्शन इज पब्लिकेशन ऑफ प्रोसीडिंग्स ऑफ पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर विच इज़ गिवन अंडर आर्टिकल 361A। आई हैव मिस्ड दैट आर्टिकल पॉइंट, तो आप लिख लो यहाँ पे। तो आर्टिकल 361A क्या बोल रहा है कि नो पर्सन शैल बी लाइबल टू एनी प्रोसीडिंग, चाहे वो सिविल हो या क्रिमिनल हो, और इन एनी कोर्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ द पब्लिकेशन इन द न्यूज़पेपर of a substantially true report of any proceeding of either House of Parliament or Legislative Assembly, or as the case may be either House of the Legislature or the state, unless the publication is proved to have been made with malice। अब इसमें प्रोटेक्शन बेसिकली पब्लिशर ऑफ द न्यूज़पेपर को दिया गया है कि हम अगर किसी पर्सन ने न्यूज़पेपर में कोई सब्सटेंशियली ट्रू रिपोर्ट छापा है तो उसके कारण हम उसको सिविल और क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स के अंदर नहीं चार्ज कर सकते। ठीक है। वो उसके पास प्रिविलेज है, इसमें वो प्रोटेक्शन है, वो एक्सेप्शन के अंदर आता है कि वो पब्लिश कर सकता है सब्सटेंशियली ट्रू रिपोर्ट। लेकिन क्या है, वो
मैलाइस के साथ नहीं कर सकता है, मतलब उसके मन में वो इल विल है और वो जानबूझ के कर रहा है, गलत चीज़ें छाप रहा है, तो फिर उसको ये प्रोटेक्शन नहीं मिलेगा। अदरवाइज ये इस एक्सेप्शन के अंदर फॉल करता है। कमिंग टू एक्सेप्शन नंबर 3, डेट इज पावर एंड प्रिविलेज ऑफ हाउस ऑफ पीपल अंडर आर्टिकल 105 एंड लेजिस्लेचर का पार्ट 194 के अंदर है। तो अब पार्लियामेंट को और उसके मेंबर्स को जो है वो पावर दे रखी है कि पार्लियामेंट में वो जो भी चीज़ बोलेंगे या कोई भी वोट देंगे तो उनको प्रोटेक्शन दी रखी है, उनके अगेंस्ट प्रोसीडिंग नहीं चलाया जा सकता है। तो ये आर्टिकल ये बोलता है कि नो मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट शैल बी लायबल टू एनी प्रोसीडिंग इन एनी कोर्ट in respect of anything said or any vote given by him in parliament or any committee thereof। तो उन्होंने अगर कुछ भी चीज़ बोल रखी है पार्लियामेंट के अंदर या कोई भी वोट दिया है, ठीक है, तो इसके अगेंस्ट प्रोसीडिंग हम नहीं चला सकते। बट वही चीज़ अगर उन्होंने बाहर की है और उसके अगेंस्ट हमें ऑब्जेक्शन है तो हम ज़रूर प्रोसीडिंग चला सकते हैं, ठीक है। सेम पावर 194 के अंदर दे रखी है इन रेस्पेक्ट ऑफ हाउस ऑफ लेजिस्लेचर। Then coming to the fourth exception, which is the last exception, that is foreign sovereign ruler diplomat enjoy immunity from civil criminal proceeding। तो जितने भी फॉरेन रूलर हैं हमारे डिप्लोमेट्स हैं उन्हें ना कंप्लीट इम्यूनिटी होती है सिविल और क्रिमिनल प्रोसीडिंग से। उनके अगेंस्ट कोई भी सिविल या क्रिमिनल प्रोसीडिंग नहीं चलाया जाता है। डिप्लोमेट्स आपको पता होगा जो हमें रिप्रेजेंट करते हैं दूसरी कंट्री में, हमारे रिप्रेजेंटेशन के हिस्से हैं, तो उनको फुल इम्यूनिटी होती है, ना ही सिर्फ क्रिमिनल प्रोसीडिंग से और ना सिर्फ सिविल प्रोसीडिंग से, बोथ प्रोसीडिंग से उन्हें कंप्लीट इम्यूनिटी होती है। ये बहुत ही बड़ा एक्सेप्शन है, ठीक है। तो आप ये चारों एक्सेप्शन ध्यान में रखिएगा। सो आज की क्लास हम यहीं तक रखते हैं, अदरवाइज़ ये क्लास बहुत ही लंबी हो जाएगी और आपके लिए थोड़ा बोरिंग भी हो जाएगा। थोड़ा इंटरेस्ट बनाए रखिए और हम आपसे आगे की टॉपिक्स जो हैं डॉक्ट्रिन ऑफ रीजनेबल क्लासिफिकेशन, देन टेस्ट ऑफ रीजनेबल क्लासिफिकेशन, बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन एंड न्यू कंसेप्ट ऑफ इक्वालिटी, ये सारी हम डिस्कस करेंगे अपने आने वाले नेक्स्ट क्लास में। होप यू एंजॉय दिस सेशन। और आपको कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताएं। सो आई एम ट्विंकल झा साइनिंग ऑफ टुडेज सेशन। थैंक यू फॉर लिसनिंग।